कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आर्या की बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सरकार और अनिकेत के पास भी कुछ नहीं था कहने के लिए। आर्या ने कहा, बाबा आप पर बहुत भरोसा करते थे, आप लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया उनके भरोसे का। अब बहुत हुआ। अब इस कंपनी में भरोसे का गलत फायदा उठाने वालों की कोई जरूरत नहीं है। आप सब जा सकते हैं। अनिकेत उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, कंपनी से एक साथ 7 शेयर होल्डर्स को अलग करने का मतलब समझती हो? इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी? तुम एकदम से कहाँ से रिप्लेसमेंट करोगी सबकी? आर्य ने वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ उठ खड़ा हुआ और उसने प्रोजेक्टर का रिमोट वशिष्ठ से ले लिया। वशिष्ठ ने रिमोट पर क्लिक की और प्रोजेक्टर पर अलग अलग कंपनी की इंफॉर्मेशन आने लगी। वशिष्ठ ने कहा, इस 1 महीने में हमने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंटर हुई नई कंपनी से मीटिंग की। अलग अलग कंपनीज अपने टर्म कंडीशन पर हमारी कंपनी में एज शेयर होल्डर्स काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। हम 7 शेयर होल्डर्स को अलग कर रहे हैं, मगर 8 नए शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी में शामिल भी कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट का हमने इंतजाम कर रखा है। मित्तल ने उठकर कहा, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम बिजनेस एसोसिएशन के पास जाएंगे। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जाइए, पर अगर बात उन तक पहुंच गई तो ये बात भी वहां जाएगी कि आपने कंपनी से कर्ज ले रखा है और बार बार कंपनी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं बिना कर्ज चुकाए। फिर क्या होगा मित्तल साहब? खुद सोचिए। मित्तल के सुर बदल गए। बेटे, मेरी बात सुनो। मैं तो कंपनी के भले की बात बोल रहा था। अगर तुम्हें कंपनी मर्ज नहीं करनी है तो मत करो, पर हमारा इतने साल का पुराना रिश्ता, उसका ख्याल करो। तुम हमें इस तरह कंपनी से नहीं निकाल सकती बेटे। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर आपने इतने सालों के रिश्ते की कदर की होती तो मैं भी करती। जब हमें जरूरत थी तो आप सबने मुंह फेर लिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं आप सब पर भरोसा कर लूं? मित्तल साहब, मैं राणा साहब का खून जरूर हूं, पर मैं अपने आई साहब की परछाई हूं। ना मुझे भूलना आता है, ना माफ करना। अब आप सब वोटिंग शुरू कर सकते हैं। वोटिंग शुरू हुई और वही हुआ जो सबको उम्मीद थी। आर्या को सारे वोट गए। आर्या को प्रेसिडेंट बना दिया गया। आर्या ने सारे प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की अनाउंसमेंट की और फाइल उठाकर बाहर आ गई। आर्या वरिष्ठ और वशिष्ठ सत्येंद्र के साथ कॉरिडोर में जा रही थी कि पीछे अनिकेत की आवाज आई, आर्या। वो सब पलटे। पीछे अनिकेत खड़ा था। अनिकेत उनके पास आया। अनिकेत ने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, यू वॉज गुड। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिकेत ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि कंपनी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगी, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है हमेशा। अगर इस दुनिया में मुझे किसी की परवाह है तो वो तुम हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लड़ाई मत छेड़ो। इस लड़ाई में तुम सब कुछ गंवा दोगी और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। आर्य ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, मिस्टर अनिकेत भानुशाली। अनिकेत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या? आर्य ने कहा, हमारे दादा साहेब उसी दिन हमारे लिए ख़त्म हो गए थे जब आप अनिकेत राणा से अनिकेत भानुशाली बने थे। तो अनिकेत भानुशाली, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और हाँ, मेरे पास अभी भी मेरे 2 भाई और हैं मेरे। इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। आर्य ने कहा, जब तक हम तीनों साथ हैं तब तक आप हमें कभी नहीं हरा सकते, कभी भी नहीं। मैं आपको कभी भी अकेले नहीं मिलूंगी। जहाँ तक बात है लड़ाई छेड़ने की, तो हमला आपकी तरफ से पहले हुआ था। हम तो बस जवाब दे रहे हैं। इतना कहकर आर्या ने पीछे खड़े सरकार की ओर देखा और वहां से चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर वो भी चले गए। सत्येंद्र भी उनके पीछे हो लिया। अनिकेत ने गहरी सांस ली। हाल में एसआर सिक्योरिटी और एसआर कंस्ट्रक्शन के सारे एम्प्लॉय मौजूद थे। आर्या स्टेज पर चढ़ी। वरिष्ठ, वशिष्ठ और सत्येंद्र सामने खड़े हो गए। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगी, मुझे पता है आप सब नर्वस हैं, मैं भी हूँ। इस 1 महीने में आप सबने बहुत कुछ झेला है। आई एम सॉरी
कि मैं आप सबसे मिलने नहीं आ पाई, पर अब हम साथ हैं। हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वो सब हमारे खिलाफ हैं, पर अगर सब साथ आ जाएंगे तो कंपटीशन का मज़ा नहीं रहेगा। उनको बताने का वक्त आ गया है कि वो वी आर SR और वी आर फैमिली, नो वन कैन बीट अस। सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। आर्य ने कहा, रूल्स वही है, आई एम आर्या, नो बॉस नो मैम, जस्ट आर्या, लेट्स स्टार्ट द वार। सबने हुटिंग करना शुरू कर दी। आर्या स्टेज से नीचे आ गई। स्टेज के सबसे पीछे खड़े अनिकेत से सरकार ने कहा, तुम्हारी बहन को नज़रअंदाज करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। अनिकेत ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, उसे हैंडल करना इतना आसानी नहीं है, अब भुगतो। इतना कहकर अनिकेत बाहर चला गया। सरकार ने एक गहरी सांस ली और फिर वो भी बाहर चला गया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर आए तो रिपोर्टर का मेला पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था। उनको देखते ही सब उन तीनों की तरफ लपके। रिपोर्टर्स ने सवालों की बारिश कर दी। मिस आर्या, क्या ये सच है कि आप प्रेसिडेंट बन चुकी हैं? मिस आर्या, SR सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन का आगे क्या होगा? मिस आर्या, मेडिकल हाउस पर चल रहे केस का आप क्या जवाब देंगी? आप 1 महीने तक कहाँ थे? मिस आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, आप सबके सवालों का जवाब मिलेगा। सब शांत तो हो जाइए पहले। सब शांत हो गए। आर्य ने कहा, 1 महीने तक मैंने कंपनी की सारी सिचुएशन को समझने में लगा दिया। जहाँ तक बात है SR सिक्योरिटी एंड कंस्ट्रक्शन की, तो मैं, वरिष्ठ और वशिष्ठ, हम तीनों कंपनी को संभालने के लिए तैयार हैं। SR सिक्योरिटी अभी भी टॉप पर है। हमारे गार्ड्स वैसे ही अपने अपनी ड्यूटी पर रहेंगे जैसे 1 महीने पहले थे। SR कंस्ट्रक्शन भी अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने वाली है। और जहाँ तक बात है मेडिकल हाउस की, तो हम केस को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम गलत नहीं हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच। इतना कहकर आर्या गाड़ी की तरफ बढ़ गई और सारे रिपोर्टर, मैम एक और सवाल, कहते हुए उसके पीछे लग गए। गार्ड्स ने उनको रोक लिया। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या तीनों गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चले गए। आर्या का इंटरव्यू आद्विक और अभय सिम्हा साथ में मिलकर देख रहे थे। आद्विक ने कहा, यह लड़की को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इस लड़की में कुछ तो बात है, अकेले ही सबसे भिड़ने चली है। अभय सिम्हा ने कहा, हर किसी की कमजोरी होती है, इसकी भी कमजोरी है। आद्विक ने उसकी तरफ देखा तो अभय सिम्हा ने कहा, ये खुद को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग दिखाती है। इतनी स्ट्रांग ये है नहीं। इसे समझ में नहीं आ रहा कि सारी दुनिया इसके खिलाफ है, सबसे अकेले ही भिड़ने चली है, बेवकूफ़। आद्विक ने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। अभय सिम्हा को एकदम से खांसी आ गई। उसने कहा, फिक्र और उसकी? कभी नहीं, मैं तो बस उस पर तरस खा रहा हूँ। आद्विक ने उसकी बात सुनी और वो मुस्कुरा दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ और आर्या घर पहुंचे। तीनों घर पहुंचकर सोफे पर पसर गए। वरिष्ठ ने कहा, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा थकाने वाला काम था ये। वशिष्ठ ने कहा, भूख लग पड़ी है। वशिष्ठ के इतना कहते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, तुम लोगों को पता है ना, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। वशिष्ठ ने कहा, अरे मुझे तो गैस तक जलाना नहीं आता। आर्य ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में किचन कहाँ है। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, पहले बाबा साहेब और फिर दादा साहेब, उन दोनों के होते हुए कभी हमें कुक रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर अब लगता है कुक रखना पड़ेगा। आर्य ने कहा, पिछले 1 महीने से बाहर से खाना मंगवा कर खा रहे हैं, अब तो उससे भी मन भर गया है। वरिष्ठ और वशिष्ठ चुप रहे। आर्य ने कहा, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारा वो खाना बनाएगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। तीनों ने अपनी मुट्ठी पीठ पीछे कर ली। आर्य ने कहा, रॉक पेपर सीजर। उसकी इतना कहते ही तीनों ने अपने हाथ आगे किए। वशिष्ठ और आर्य ने सीजर दिखाया और वरिष्ठ ने पेपर। आर्य और वशिष्ठ सोफे में घुस गए। वरिष्ठ का मुंह बन गया। वशिष्ठ ने कहा, मुंह मत बना, तीनों चलते हैं, साथ में मिलकर बनाते हैं खाना। आर्या भी मुस्कुराती। जैसे ही वो तीनों उठकर घूमे, मलिक एप्रन पहने और हाथ में कलछी पकड़कर खड़ा था। वरिष्ठ ने कहा, मलिक चाचू ये क्या है? मलिक ने कहा, खाना बना रहा था मैं। आर्या ने कहा, खाना बनाया आपने? मलिक ने कहा, तुम लोगों ने राणा साहब की जिम्मेदारी मुझे दे दी है, पर घर में पड़े पड़े मैं तंग आ गया था, तो मैंने सोचा कि थक हार कर आओगे तो मैं खाना ही बना दूं। वैसे भी 1 महीने से
बाहर से खाना मंगवा रहे हो तुम लोग, मैं भी तंग आ गया हूँ उससे। तीनों उससे लिपट गए। वशिष्ठ ने कहा, चाचू यू आर द बेस्ट। मलिक ने कहा, हाँ हाँ चलो जाओ कपड़े बदलो और आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों ने मलिक को छोड़ा और कमरे में भाग गए। मलिक किचन में जाने के लिए मुड़ा, तभी उसकी नज़र सामने फ़ोटो पर पड़ी। सामने फ़ोटो में राणा साहब, नायक, मलिक, अनिकेत, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या थे। मलिक ने गहरी सांस ली, फिर कहा, नायक बच्चे बड़े हो गए हैं। सरकार और विनायक सरकार के घर पर बैठे हुए थे। उनके सामने विस्की की बोतल खुली हुई थी। दोनों की हालत देखकर लग रहा था कि दोनों ने बहुत पी रखी है। सरकार ने कहा, साला मुझे लगा था कि अनिकेत मेरे साथ आ जाएगा, राणा बिस्तर पर होगा तो सारा एसार मेरे हाथ में होगा, पर नहीं, अब ये आर्या मेरे रास्ते में आ गई। विनायक ने कहा, तुम एक बच्ची से डर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सरकार ने कहा, जानते हो ना वो बच्ची किसकी है? उसका बस चले तो हम सबको जिंदा कब्र में डाल दे। विनायक हंसा और उसने कहा, मैं उसे एक रात में बर्बाद कर सकता हूँ। सरकार ने कहा, अच्छा चल करके दिखा फिर, मैं भी तो देखूं कि तू क्या कर सकता है। विनायक ने अपना फ़ोन निकाला और एक फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन उठाया गया तो विनायक ने कहा, जो काम तुम्हें बताया गया है वो आज रात करना है, कैसे भी करके वो आर्या को सुबह सुबह वो झटका दो जो उसने सोचा भी ना। सामने से कुछ कहा गया तो विनायक ने ठीक है करके फ़ोन काट दिया। सरकार ने कहा, ये क्या था, क्या करने वाला है तू? विनायक मुस्कुरा दिया। अब वो सिम्बा सो रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। अब वो सिम्बा ने फ़ोन देखा तो सुबह के 5 बजे हुए थे। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। सामने से कुछ कहा गया जिसने अबो सिम्बा की नींद उड़ा दी। वो उठकर बैठ गया और उसने कहा, पक्की इन्फॉर्मेशन है ना, कोई गलती नहीं है ना? सामने से फिर कुछ कहा गया। अबो सिम्बा ने कहा, ठीक है काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा, बहुत शौक है ना आर्या राणा तुम्हें लड़ाई का, देन गेट रेडी फॉर इट। इतना कहकर वो उठकर बाथरूम में घुस गया। सुबह के करीब 7 बजे थे जब आर्या ने एक्सरसाइज करते हुए हॉल में शोर सुना। वो हॉल में आई तो उसने देखा कि वरिष्ठ और वशिष्ठ कुछ आदमियों से झगड़ रहे थे। मलिक भी उनको रोक रहा था। आर्या ने चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है ये सब? उसके चिल्लाते ही सब चुप होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, गुड मॉर्निंग छोटे राणा साहब, कैसी हैं आप? आर्या पीछे घूमी तो सामने अभय सिम्हा मुस्कुरा रहा था। आर्या ने अभय सिम्हा की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। आर्या ने उसे देखा और फिर कहा, तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभय सिम्हा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस वालों के लिए क्या सुबह और क्या शाम, हमें तो अपने काम के लिए कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहाँ क्या काम है तुम्हें? वरिष्ठ ने आगे आया और उसने कहा, ये लोग यहाँ पर रेड मारने आए हैं, मेडिकल हाउस पर छापा मारकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तुम्हें? अबो सिम्बा ने उसे देखा और कहा, हमें टिप मिली है कि इस घर में भी ड्रग्स इलीगल तौर पर छुपाई गई है, वी हैव टू सर्च। वशिष्ठ ने कहा, टिप? टिप मिली है तुम्हें? और ये टिप कहाँ से मिली तुम्हें? अबो सिम्बा ने कहा, वी कांट डिस्क्लोज आवर सोर्सेस नाउ, जस्ट लेट अस डू आवर वर्क। वरिष्ठ ने कहा, हम तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देंगे। अबो सिम्हा ने कहा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ, डोंट यू नो दैट? आर्या ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, वरिष्ठ वशिष्ठ, लेट हिम डू इज वर्क। वशिष्ठ ने कहा, पर आर्या? आर्या ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, करने दो उसे, जो वो करना चाहता है। वो लोग पीछे हो गए। आर्या ने अबो सिम्हा से कहा, यू कैन सर्च द हाउस। अबो सिम्हा ने सिर हिला दिया और फिर अपने ऑफिसर्स से घर को सर्च करने के लिए कहा। आर्या ने वरिष्ठ के कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुरा दिया। उसने अपना फोन निकाल दिया। अब वो सिम्बा एक एक चीज को गौर से देख रहा था। आधे घंटे में उन लोगों ने पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। आर्या, वरिष्ठ, वशिष्ठ और मलिक बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हॉल में खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे। कुछ देर बाद अभो सिम्बा के सारे ऑफिसर्स एक एक करके वापस आ गए और उन्होंने उसे कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। अभो सिम्बा ने हैरानी से कहा, आर यू श्योर? तुमने पूरा घर अच्छी तरह से देख लिया ना? तुम्हें फिर भी कुछ नहीं मिला? ऑफिसर्स ने कहा, यस सर, हमने बैकयार्ड और गैरेज भी चेक कर लिया है, कहीं कुछ नहीं है। अबो सिम्हा ने आर्या की तरफ देखा, वो मुस्कुरा पड़ी। अबो सिम्हा ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फ़ोन जैसे ही पिक हुआ, अबो सिम्हा ने कहा, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। सामने से आवाज़ आई,
कैसे कुछ नहीं मिला? जो जगह तुम्हें बताई गई थी तुमने वो जगह चेक की? अबू सिम्बा ने कहा, हाँ, हमने पूरा घर देख लिया है, कहीं पर कुछ नहीं है। सामने से फिर आवाज़ आई, ठीक है, तुम लोग वापस आ जाओ। अबू सिम्बा ने फ़ोन काट दिया और अपने ऑफिसर से कहा, ओके ऑफिसर, अगर कुछ नहीं मिला है देन लेट्स गो। इतना कहकर वो मुड़ा ही था कि आर्या की आवाज़ आई, स्टॉप। अबू सिम्बा उसकी तरफ मुड़ा। आर्या उसके पास आई और उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम आओगे, मेरे घर को सारा कबाड़ बना दोगे और फिर चले जाओगे? ये सब साहब कौन करेगा? अबू सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर वो मुस्कुरा पड़ा। अबू सिम्बा ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, हमारा काम है सर्च करना। तुम्हारे घर पर हमने रेड की है, बैड लक कि कुछ मिला नहीं, पर सफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगा, तभी आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबू सिम्बा ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, तुम सारी सफाई करके जाओगे, अगर नहीं की तो मीडिया तक सारी बात पहुंच जाएगी। अबू सिम्बा उसके नज़दीक आया और उसने कहा, क्या बात? यही कि हमें तुम पर शक था कि तुम भी अपने बाप की तरह ड्रग्स बेच रही हो? आर्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर यह बात पहुंच जाएगी कि ये एसपी ने सुबह सुबह बिना सर्च वारंट के मेरे घर पर छापा मारा है। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, टिप मिलने के एक्साइटमेंट में तुम सर्च वारंट लाना भूल गए हो ना? अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और अपनी पलकें झपकाई। आर्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने घर को तुम्हें कबाड़ खाना बनाने क्यों दिया? क्योंकि मैं बहुत अच्छी नागरिक होने का फर्ज निभा रही थी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे पहले सोचना चाहिए था कि तुमने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। आर्य ने वरिष्ठ के फ़ोन की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो मीडिया तक पहुंचे तो मेरे घर को वैसे ही ठीक करो जैसे पहले था। अबू सिम्बा ने अपने ऑफिसर्स की तरफ देखा। उन सब ने सिर हिलाया और सामान उठाकर जगह पर रखने लगे। आर्या जाकर राणा साहब की कुर्सी पर बैठ गई। अबू सिम्बा ने उसे घूर कर देखा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वरिष्ठ, वशिष्ठ, मलिक और बाकी के सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वालों को ऑर्डर झाड़ने लगे। अबू सिम्बा के ऑफिसर जल्दी से सारा सामान ठीक कर रहे थे। सारा काम खत्म करने के बाद वो फिर हॉल में आ गए। अबू सिम्बा ने कहा, सारा काम हो गया? सबने हाँ में सिर हिलाया। अबू सिम्बा ने कहा, देन लेट्स गो। वो लोग जाने लगे कि आर्य ने फिर कहा, अबू सिम्बा। अबू सिम्बा रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे मुड़कर कहा, नाउ व्हाट? आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि जिस ड्रग्स के लिए तुम यहाँ आए हो वो आखिर है कहाँ? अबू सिम्बा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आर्य ने वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ ने आगे बढ़कर टीवी ऑन कर दिया। अबू सिम्बा ने टीवी की तरफ देखा। टीवी पर न्यूज़ आ रही थी, आज की सबसे बड़ी खबर, पॉलिटिशियन विनायक आधिपत्य के फार्म हाउस पर आज सुबह तड़के सीबीआई ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि सीबीआई को टिप मिली थी कि विनायक अधिपति के फार्म हाउस पर बड़ी मात्रा में इलीगल तरीके से ड्रग्स रखी गई है। फार्म हाउस पर छापा मारने के बाद सीबीआई को वहां छुपाई गई करीब 20 लड़कियां भी मिली हैं। सोर्स के मुताबिक लड़कियों ने बयान दिया है कि विनायक अधिपति के लोगों ने जबरदस्ती उन्हें जिन्स फरोशी के धंधे में डालने के लिए किडनैप कर दिया है। इस सब के बाद विनायक अधिपति को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं सीबीआई ऑफिसर के बाहर। इतना कहकर उन्होंने एक फोटोज दिखानी शुरू कर दी जिसमें विनायक अधिपति को सीबीआई अपने ऑफिस में ले जा रही थी। विनायक अपना चेहरा छुपा रहा था। वशिष्ठ ने टीवी बंद कर दिया। आर्य ने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई। उसने कहा, तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ कुछ दिन रहोगे तो तुम हमारे बारे में सब कुछ जान जाओगे। तुम्हें क्या लगा कि कोई मेरे घर में ड्रग्स रख जाएगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुम शायद भूल गए कि हमारे अलावा इस घर में 2 मेंबर और हैं। अबू सिम्बा ने उसे हैरानी से देखा। आर्य ने मलिक की तरफ देखा तो मलिक अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी देर में टाइगर और पैंथर भागते हुए आए। वो आकर आर्या के पैरों से लिपट गए। आर्या बैठ गई और उन दोनों के सिर पर हाथ फिराने लगी। आर्य ने टाइगर और पैंथर की तरफ देखते हुए कहा, जब भी ये दोनों रात को भौंकते हैं तो उसका मतलब खतरा है। तुम हमारे गार्ड्स को धोखा दे सकते हो, पर इन दोनों को नहीं। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और वो एक कदम आगे बढ़ा ही ताकि टाइगर और पैंथर उसे देखकर गुर्राने लगे। वरिष्ठ ने कहा, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ अबू सिम्बा, वरना ये तुम्हारा बुरा हाल करेंगे और इन दोनों को तो तुम अरेस्ट भी नहीं कर पाओगे।
अबू सिम्बा मुस्कुरा दिया और आर्या को घूरते हुए चला गया। आर्या चुपचाप टाइगर और पैंथर के सिर पर हाथ फिराती रही। अनिकेत ने सरकार की कॉलर पकड़ ली और कहा, विनायक ने आर्या को फंसाने के लिए उसके घर में ड्रग्स रखी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? सरकार ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो अनिकेत, पहले ये सब विनायक ने किया था, पहले शांत होकर मेरी बात तो सुनो। अनिकेत ने धक्का देकर उसकी कॉलर छोड़ दी। सरकार ने कहा, मुझे नहीं पता था कि विनायक क्या करने वाला है। उसने जो किया वो मेरी जानकारी के बाहर किया। अनिकेत ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, चाहे जो हो जाए मेरे भाई बहनों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। फिर भी विनायक ने अपनी हद पार कर दी। सरकार ने कहा, विनायक को साथ में सजा भी तो मिल गई। आर्या ने ड्रग्स तो छोड़ो, जो लड़कियां उसने छुपाई थी वो भी बाहर निकाल दी। अनिकेत ने कहा, मैंने कहा था तुम्हें, आर्या को तुम जितना कमजोर समझते हो वो उतनी कमजोर है नहीं। वो अपनी पर आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। जो उसने किया वो बस एक छोटा सा नमूना है उसके गुस्से का। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहना। इतना कहकर अनिकेत चला गया। सरकार ने उसके जाते एक गहरी सांस ली और फिर अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। फ़ोन पिक होते ही आवाज़ आई, कहो। सरकार ने कहा, बॉस। सामने से एक भारी आवाज़ आई, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, कहो। सरकार ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, विनायक ने सब गुड़ गोबर कर दिया। बॉस की आवाज़ आई, विनायक की मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमारे फंसने की भी चांसेस है। सरकार ने कहा, नहीं बॉस, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, पर यह अनिकेत, ये अपने भाई बहनों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। बॉस की बात आवाज़ आई, हमें उसकी ज़रूरत है अभी। वक्त आने पर उसका भी वही हाल होगा जो राणा साहब का हुआ। फिलहाल तुम उसकी बेटी की तरफ ध्यान दो। सरकार ने जी बॉस कहा और फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कटते ही सरकार ने कहा, आर्या राणा, क्या करूं मैं इस लड़की का? अब वो सिम्बा ने अपने टेबल पर रखी सारी चीज़ें गुस्से से नीचे फेंक दी। उसके दोनों बड़े भाई प्रथम और अद्विक सोफे पर बैठकर उसे घूर रहे थे। प्रथम ने कहा, चीज़ों को फेंकने से क्या होगा? तुम्हें कहा था किसने कि तुम बिना वारंट के चले जाओ वहाँ? अबू सिम्बा ने कहा, उसने रातों रात वो ड्रग्स अपने घर से उठाकर विनायक के फार्म हाउस में रखवा दी। वो जानती थी कि मेरे पास वारंट नहीं है। वो जानती थी कि उसके घर में ड्रग्स नहीं है। फिर भी उसने मुझे सर्च करने दिया ताकि वो बाद में हमसे सफाई करवा सके। अद्विक ने कहा, मानना पड़ेगा, लड़की का दिमाग है काफ़ी तेज। अबू सिम्बा ने अद्विक को घूरते हुए कहा, आप एक क्रिमिनल की तारीफ कर रहे हैं? अद्विक ने कहा, उसके डैड ने जो किया तुम उसकी वजह से आर्या को क्यों गलत मानते हो? अबू सिम्बा ने कहा, क्योंकि वो अपने बाप की बेटी है। मैं उसके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसी है। आप जानते हैं उसकी हॉबी क्या है? अद्विक ने कहा, नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर पता है। अबू सिम्बा ने पैर पटक दिए। प्रथम ने कहा, अद्विक वो सीरियस है और तुम मजाक बना रहे हो उसका? हाँ छोटे, क्या है उसकी हॉबी? अबू सिम्बा ने कहा, लोगों को मारना। मतलब किसी की हॉबी लोगों को मारना कैसे हो सकती है? उसका शौक है ये। विनायक अधिपति के बेटे की हालत देखी थी आपने? 3 दांत और 7 हड्डियां टूट चुकी थी उसकी, और आप कह रहे हैं कि मैं उसके डैड की वजह से उसे गलत समझ रहा हूँ? आद्विक ने कहा, गलती भी उस लड़के की ही थी। छोटे, तू उसके साथ रहा जरूर है, पर तूने हमेशा उन्हें एक क्रिमिनल की तरह ही देखा है। हर किसी की एक कहानी होती है, हमेशा हर क्रिमिनल गलत नहीं होता है। अबू सिम्बा ने कहा, आप मुझे उसे समझने को बोल रहे हैं? आदमिक ने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हें इतना बोल रहा हूँ कि डैड की तरह मत बन। डैड की नज़र हर क्रिमिनल गलत होता है। वो बाकी किसी बात को ना सुनते हैं ना समझते हैं। उनकी तरह मत बन। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतना कहकर वो उठा और उसने कहा, मेरी बात पर गौर करना। इतना कहकर आद्विक चला गया। प्रथम ने कहा, मैं आद्विक की बात से सहमत हूँ, सोचना इस बारे में। इतना कहकर प्रथम भी चला गया। उनके जाते ही अबू सिम्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक फ़ोटो निकाला। वो आर्या का फ़ोटो था। उसे याद आया जब वो आर्या के घर को सर्च करते हुए आर्या के कमरे में गया था। वहाँ टेबल पर आर्या के पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखे थे। अबू सिम्बा ने चुपके से एक फ़ोटो उठा ली। अबू सिम्बा ने फ़ोटो की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, वाई डिड आई डू दैट? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? इतना कहकर उसने अपना पर्स निकाला और वो फ़ोटो अपने पर्स में डाल दिया। अगले दिन दादा साहब के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। आज फैसला होने वाला था कि पार्टी में राणा साहब की जगह किसे सौंपी जाए।
हालांकि दादा साहब के फैसले का कोई भरोसा नहीं था, पर सरकार इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अनिकेत इस मीटिंग में नहीं आया था। उसने कहा था कि उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार ने अपनी कार में अपने आदमी से कहा, सब तैयार है ना? आदमी ने कहा, हाँ सर। अगर आर्या राणा ने पीछे हटने का फैसला नहीं किया तो भीड़ में खड़े हमारे आदमी हंगामा कर देंगे। थक हार कर दादा साहब को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। सरकार मुस्कुरा दिया। सरकार की कार वहां पहुंच गई। सरकार जैसे ही बाहर निकला, भीड़ में खड़े उसके आदमियों ने उसके नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सरकार मुस्कुरा दिया। एक और कार वहां आकर रुक गई। उसमें से आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ निकले। भीड़ अब दो नारों में बट गई। आर्या सीढ़ियों पर खड़ी हो गई और जनता के आगे हाथ हिलाने लगी। वरिष्ठ और वशिष्ठ उसके पीछे खड़े थे। तभी सरकार वहां आकर आर्या के साथ खड़ा हो गया। सरकार ने भीड़ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इतने कम दिनों में तुमने राजनीति के वे सुर गुण सीख लिए, कमाल है। आर्या ने भी भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैं चीजें जल्दी सीखने में माहिर हूँ। सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपने कदम पीछे हटा लो। आर्या ने कुछ नहीं कहा और भीड़ की तरफ देखती रही। सरकार ने कहा, पूरे जंगल में आग लगाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है और लोग कहते हैं कि मैं चिंगारी लगाने में माहिर हूँ। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, कहने वालों को कहने दो। कहना कोई बड़ी बात नहीं। कहने वाले कहते रह जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। सरकार और आर्या ने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। सब अंदर मीटिंग में बैठे थे। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या दादा साहब के साथ की चेयर्स पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने सरकार और बाकी सब बैठे हुए थे। बाहर काफी शोर हो रहा था। दादा साहब ने हल्का सा खखारा तो सब उनकी तरफ देखने लगे। दादा साहब ने कहा, जो कुछ भी विनायक ने किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। आज जो भी फैसला होगा उसके साथ ये भी घोषणा होगी कि विधायक को पार्टी से निकाला जा रहा है। उसका अब हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने एकदम से कहा, मगर दादा साहब, विनायक को हम सब काफी समय से जानते हैं। वो आपके खिलाफ जाकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है कि इतना कहते हुए उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, किसी ने उसे फंसाया हो। आर्या ने सरकार की ओर देखा मगर कहा कुछ नहीं। दादा साहब ने कहा, विनायक मेरी पीठ पीछे क्या करता है और क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सरकार। उसने जो किया उसका फल वो भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा। खैर, अब जिस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं वो बात कर लें। सरकार के साथ बैठे एक आदमी ने कहा, इस पर बात क्या करनी दादा साहब? राणा साहब को तो पता नहीं कब उठेंगे। अगले साल इलेक्शन है। नवंबर बीत रहा है। इस वक्त हम सबको एक दमदार कैंडिडेट की जरूरत है और सरकार से बेहतर कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है कोई और है। दूसरे आदमी ने कहा, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आर्या तो अभी इलेक्शन लड़ नहीं सकती, फिर राणा साहब की जगह देने का फायदा भी उसे है नहीं। बलबीर ने कहा, आर्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि वो 25 की नहीं हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में उसे हम जगह भी नहीं दे सकते। राणा ने पार्टी दादा साहब के साथ तब संभाली थी जब वो 23 का था। आर्या अगले साल 25 की हो जाएगी। दादा साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इलेक्शन के लिए भले ही हम सरकार का नाम सुझा सकते हैं, मगर पार्टी में राणा की जगह आर्या को देने में कोई बुराई नहीं है। उस आदमी ने दोबारा कहा, दादा साहब, बाहर जनता का रुझान तो देखिए। सब सरकार सरकार चिल्ला रहे हैं। सबका यही मानना है कि ये कुर्सी के लिए एक दमदार मर्द का होना जरूरी है। किसी बच्ची के बस की बात नहीं है राणा साहब की जगह ले पाना। वरिष्ठ ने कहा, आप शायद भूल रहे हैं, ये बच्ची राणा साहब की ही औलाद है। सरकार ने कहा, राजनीति खून में नहीं होती बच्चे, उसके लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। तभी आर्य ने कहा, मैं कुछ कहना चाहूंगी। सभी उसकी तरफ देखने लगे। आर्य ने कहा, मेरे ख्याल से दादा साहब, सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने चौंक कर आर्य की तरफ देखा। आर्य ने कहा, बाबा कभी नहीं चाहते थे कि हम में से कोई राजनीति में जाए, और जैसा कि सरकार ने कहा, राजनीति खून में नहीं होती और मैं राजनीति के लिए बनी नहीं हूँ। तो अगर मैं राजनीति में आ भी गई तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस पार्टी के लिए कुछ कर पाऊंगी। सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। दादा साहब ने कहा, मगर आर्या, हम चाहते थे कि आर्या उन्हें टोकते हुए कहा, दादा साहब, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त मुझ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ और वशिष्ठ के साथ मिलकर मुझे दोबारा कंपनी को स्टेबल करना है। मेडिकल हाउस पर लगे इल्जाम को हटाना है। राजनीति में आने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बलबीर ने कहा, आर्या,
हम तुम्हारी बात समझते हैं, ठीक है, अगर तुम नहीं तो। इतना कहकर उसने वशिष्ठ और वरिष्ठ की तरफ देखा। तुम्हारे 2 भाई और हैं। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने चौंक कर बलबीर की तरफ देखा। सरकार के साथ बैठे आदमी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अब एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे हमारी बराबरी में बैठेंगे? अरे ये तो राणा साहब के कुछ लगते भी नहीं। आर्य ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी कहने से पहले ये बात समझ लेना, तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ। बाबा दादा साहब का ख्याल रखते थे, इसलिए तुम्हारी हर बकवास को झेल लेते थे। पर इतना कहकर आर्य ने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और कहा, मुझ में पैसेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही मुझे माफ़ी देना आता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अगर मेरे परिवार के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो उसे मैं जिंदा गाड़ दूंगी। यहीं इसी वक्त वह आदमी चुपचाप बैठ गया। आर्या की तरफ देखते हुए सब चुपचाप बैठ गए। आर्या ने सबकी तरफ देखा और फिर कुर्सी की तरफ पीछे होते हुए कहने लगी, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर गैंग अभी मेरे अंडर में है। मैं दादा साहब की पार्टी का तो हिस्सा नहीं हूँ, पर उनके गैंग का हिस्सा हम अभी भी हैं। तो जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। लड़की हूँ तो कुछ भी बोल दोगे या बच्ची समझ कर मुझे डरा दोगे? गलत फहमी है तुम्हारी, क्योंकि लोगों को मारना तुम लोगों का काम होगा, मेरा शौक है। समझ में आया? इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, अगर तुम लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये तुम्हारा फैसला होगा, और तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वरिष्ठ और वशिष्ठ मुस्कुरा दी। वरिष्ठ ने कहा, दादा साहब, हमें भी अपनी बहन की तरह कोई दिलचस्पी नहीं है, हम भी आर्या के फैसले की इज्जत करते हैं। वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल दादा साहब, इस वक्त हम तीनों के ऊपर और भी कई जिम्मेदारी हैं, तो इस समय पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सही नहीं होगा। दादा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। सरकार को पार्टी में राणा की जगह दे दी जाएगी। सरकार और उसके आदमी खुश हो गए। सरकार ने अपने आदमी को इशारा किया। उसने इशारा पाकर सिर झुकाया और बाहर चला गया। ये देखकर आर्या ने वशिष्ठ की तरफ देखा। वशिष्ठ ने सिर हिलाया और वो बाहर चला गया। आर्या सरकार की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। सरकार का आदमी बाहर आया और उसने फ़ोन लगाया। फ़ोन पिक होते ही उसने कहा, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, अब तुम काम हो गया है। आर्या ने स्टेप बैक कर लिया है, अब हंगामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। उस आदमी ने इतना कहकर फ़ोन काटा और दोबारा अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही वशिष्ठ दीवार की ओर से निकला। उस आदमी को अंदर जाते देख वशिष्ठ मुस्कुरा दिया और उसने खुद से कहा, रिस्क उठा नाम बना। हमने अंधेरे में तीर चलाया और वो तीर सही निशाने पर लग गया। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ की उंगलियों से गन बनाई और मीटिंग हॉल के दरवाजे से उस गन से निशाना लगाकर गोली चला दी। फिर उसने अपने उन दोनों उंगलियों को होठों के पास ले जाकर फूंक मार दी। फिर उसने फ़ोन लगाया। फ़ोन पिक होते ही उसने कहा, हेलो, तुम बाहर ही हो ना? गुड, काम शुरू कर दो। यहाँ सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अब दूसरा स्टेप पूरा करने की बारी आ गई है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और फिर वो मुस्कुरा दिया। मीटिंग के बाद सब बाहर आ गए। सरकार के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। बाहर स्टेयर्स पर एक छोटा सा स्टेज लगा हुआ था जहाँ स्टैंड पर माइक लगा हुआ था। उन्हें देखते ही सब नारे लगाने लग पड़े। दादा साहब ने आर्या को इशारा किया और आर्या स्टैंड के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने हाथ जोड़ दिए। सब कुछ देर बाद शांत हो गए। आर्या ने कहना शुरू किया, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं जानती हूँ कि आप सब बाबा को दिल से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। हम सब भी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, मगर तब तक के लिए बाबा की जिम्मेदारी लेने के लिए हम सबको किसी न किसी की ज़रूरत है। कोई ऐसा जो दिल से सारी जिम्मेदारी को अच्छे से संभाले। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक कदम पीछे हटने का। ये जिम्मेदारी मुझसे बेहतर सरकार ठाकुर संभाल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी और आप सबकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सरकार मुस्कुरा दिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो वो माइक की तरफ बढ़ा, मगर तभी जनता में बुरी तरह से हलचल मच गई। कुछ लड़के नारे लगाते हुए आगे आ गए। सब के सब उस तरफ देखने लगे। एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, हमें राणा साहब की जगह आप चाहिए। आप हमारे लिए छोटे राणा साहब हैं और आप ही हैं जो इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। सरकार ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। दूसरे लड़के ने कहा,
आप एक यूथ आइडियल हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अगर आप पार्टी में नहीं होंगी तो हम भी इस पार्टी को छोड़ देंगे। वी वांट आर्या। इतना कहकर उसने वी वांट आर्या के नारे लगाना शुरू कर दिया। एक और ने कहा, दादा साहब, आप राणा साहब और हमें धोखा नहीं दे सकते। राणा साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। सरकार गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा, मगर उसके आदमी ने उसे रोक लिया। सब के सब वी वांट आर्या के नारे लगाने लगे। धीरे धीरे सारी जनता भी वही नारे लगाने लगी। आर्या सारी जनता की तरफ देख रही थी। जनता भड़क रही थी पार्टी के फैसले पर। वरिष्ठ और वशिष्ठ पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। दादा साहब ने मौके की नजाकत देखते हुए माइक के पास आए और उन्होंने दोनों हाथों को उठाकर सबको शांत करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गए। दादा साहब ने कहा, हम आपके जज्बातों को समझते हैं। हमें भी राणा से उतना ही प्यार है जितना आपको है, इसलिए हम आर्या को ये जिम्मेदारी देना चाहते थे। हम तो उन्हें नहीं मना पाए, पर आप उन्हें मना सकते हैं। सब आर्या आर्या चिल्लाने लगे। आर्या ने गहरी सांस ली और माइक की तरफ बढ़ी। सरकार बुदबुदाने लगा, नहीं आर्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आर्या ने माइक के पास आकर कहा, जैसा जनता का फैसला। दादा साहब मुस्कुरा दिए। सरकार का चेहरा फक पड़ गया। पूरी जनता ने हल्ला मचा दिया। इसी शोर के बीच आर्या सरकार के पास पहुंची। सरकारी जनता की तरफ देख रहा था। आर्या ने भी जनता की तरफ देखते हुए कहा, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। सरकार ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्ही ने कहा था ना, जंगल में आग भड़काने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। मैंने वही किया। जैसे ही तुमने अपने आदमी जनता की भीड़ से निकाले, मैंने अपने कुछ आदमियों को जनता के बीच डाल दिया। बस उन्होंने कुछ बातें कही और सारी जनता हमारी तरफ हो गई। सरकार ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे आदमी भीड़ में है? तुम वही पुरानी चाल मुझ पर चल रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ही चाल तुम्हारे खिलाफ चली। हाँ, हमें बस एक डर था कि तुम अपने आदमियों को बाहर निकालोगे या नहीं, पर तुमने वही किया। हमने एक रिस्क लिया और नतीजा तुम देख रहे हो। सरकार ने कहा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे खिलाफ कितने लोग हैं? आर्य ने कहा, वेल, टू मेनी हेटर, नो प्रॉब्लम, आई किल, आई नो दैट हेटर्स वाट टू स्टॉप मी, बट आई रियली डोंट केयर बिकॉज यू कांट कंट्रोल माई शिट। सरकार ने गुस्से से उससे कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी। मेरी नफरत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हेटर्स गाना हेट, प्लेयर्स गाना प्ले, लिव अ लाइफ, गुड लक। इतना कहकर वो चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी उसके पीछे चले गए। टीवी पर खबर आ रही थी, जनता के दबाव की वजह से दादा साहब ने पार्टी में राणा साहब की रिप्लेसमेंट के फैसले को बदला। बीच हंगामे के बीच फैसले को बदलते हुए राणा साहब की कुर्सी उनकी बेटी आराध्य राणा, जो कि आर्या के नाम से मशहूर है, उन्हें मिली। जनता के रुझान को देखकर साफ कहा जा सकता है कि मेडिकल हाउस पर चल रहे केस के बावजूद जनता का प्यार राणा साहब के लिए कम नहीं हुआ है। और अभो सिम्हा ने टीवी बंद कर दिया। आद्विक ने कहा, ये लड़की मुझे हर दिन एक नया सरप्राइज दे रही है। अभो सिम्हा ने आंखें बंद कर ली और सोफे पर सिर टिका दिया। प्रथम ने कहा, यह आर्या अच्छी तरह से जानती है कि वो आग से खेल रही है। जरा सी गलती और पूरा कुनबा खाक। फिर भी मैं उसके चेहरे पर डर नहीं देख पा रहा हूँ। आद्विक ने कहा, वो जानती है कि इस सब में उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है। अभो सिम्हा ने एकदम से आंखें खोल दी और कहा, जान का खतरा मतलब? आद्विक ने कहा, मतलब क्या, ये राजनीति है छोटे। यहाँ पर भाई भाई का नहीं होता, तो आर्या तो फिर भी उन सबके दुश्मन की बेटी है। प्रथम ने कहा, ये बात तो तुम भी जानते हो कि राणा साहब पर जो हमला हुआ उसके बारे में हम भी नहीं जानते कि वो किसने किया। पर तुम खुद सोचो, हमला तब हुआ जब उन्होंने इलेक्शन के लिए नाम दिया, तो जिन्होंने भी हमला करवाया था वो लोग आर्या को भी नहीं छोड़ेंगे। अभो सिम्हा सोच में डूब गया। ये सच था कि अभो सिम्हा ने मेडिकल हाउस पर रेड पड़वाने में मदद की थी, पर हमले के बारे में वो भी नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद उसने चिढ़कर कहा, आइस,
ये जिद्दी लड़की किसी की नहीं सुनती। प्रथम और अद्विक मुस्कुरा दिए। अबो सिम्बा ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, मुस्कुराना बंद करिए। आप ही लोगों ने कहा था कि मैं आर्या के बारे में दोबारा सोचूं। मैंने सोच लिया है। अब आप मुझे बताइए कि मैं उसे अपने बाप के रास्ते पर चलने से कैसे रोकूं। अद्विक ने कहा, साफ साफ कहो ना कि तुम उसे रोकना नहीं बचाना चाहते हो। अद्विक ने उसे घूरा। तभी प्रथम का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर कुछ देर बात की और फिर फ़ोन काट कर अबो सिम्बा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया। अबो सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अद्विक ने कहा, कैसे? प्रथम मुस्कुरा दिया। आर्या अपने रेस्टोरेंट पहुंची। वरिष्ठ और वशिष्ठ उसके साथ थे। अंदर वेटर और रिसेप्शनिस्ट थे। वो तीनों अंदर पहुंचे तो सब उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। वो तीनों भी मुस्कुरा दिए। वेटर ने अंदर की तरफ इशारा किया। उन तीनों ने सामने देखा तो अधिराज उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा। वो तीनों उसकी तरफ बढ़ गए और उसके पास जाकर बैठ गए। अधिराज ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वाह, तो ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ तुम लोगों को लाकर मारते हो। आर्या ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया? अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? ना मैंने कोई लड़की छेड़ी है, ना किसी को तंग किया है। आर्या मुस्कुरा दी। वशिष्ठ ने कहा, वैसे आज के लिए थैंक्स। तुम नहीं होते तो आज हम सक्सेस नहीं होते। अगर तुम अपने पापा का प्लान हमें नहीं बताते तो हम अपना प्लान तैयार नहीं कर पाते। अधिराज ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं। जो हुआ सब गलत हुआ। मैं बस सब सही करना चाहता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तीनों का प्लान काफ़ी सही था। वरिष्ठ ने कहा, तुम्हारे भेजे लड़के काफ़ी तेज थे। दो ही बातों में उन्होंने जनता की साइड आर्या की तरफ कर दी। अधिराज हंस दिया। फिर उसने कहा, मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। उन तीनों ने उसकी तरफ देखा। अधिराज ने कहा, कल जब मैं पापा का प्लान सुन रहा था तो मैंने उन्हें किसी को बॉस कहते हुए सुना। वो किसी को बॉस बोल रहे थे। आर्या ने उसकी तरफ देखकर चौंक कर देखा। अधिराज ने कहा, बॉस, इस बारे में तुम लोगों को कुछ पता है? उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ गहरी नज़रों से देखा और फिर नाम में सिर हिला दिया। अधिराज ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वेल, मैं भी पहली बार ये नाम सुना है, पर इतना तो तय है कि ये बॉस जो कोई भी है, मेरे पापा और उनके हर गुनाह के पीछे उसी का हाथ है। आर्या और वशिष्ठ तीनों चुपचाप बैठे रहे। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने सारा सामान टेबल पर से नीचे फेंक दिया। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो स्क्रीन पर बॉस का नाम शो हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया और कहा, बॉस। सामने से भारी आवाज़ में बॉस ने कहा, मैंने कहा था ना, उस लड़की को बेवकूफ़ समझने की भूल मत करो। तुम्हारी आंखों के सामने से वो पार्टी की कुर्सी ले गई और तुम कुछ नहीं कर पाए। विनायक तो बेवकूफ़ था ही, तुम भी उसी रास्ते पर चल दिए। सरकार ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझसे सच में गलती हो गई है। बॉस ने कहा, तुम्हारी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। मुझे ज़रूरत है तुम्हारा, वरना तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। तुम्हारी गलती को कवर अप कर दिया है मैंने। कल तक हमारा मोहरा उस लड़की तक पहुंच जाएगा, पर अब कोई और गलती नहीं हुई तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। सरकार ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर फ़ोन को पटक दिया। उसने अलमारी से सारी बोतलों को नीचे फेंक दिया। तभी अधिराज अंदर आया। उसने सरकार को सामान फेंकते हुए देखा। उसने तुरंत सरकार को पकड़ लिया और फिर कहा, पापा, क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, क्या हो गया है आपको? सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वो बित्ते भर की लड़की, उसकी वजह से एक बार फिर मेरा सपना चकनाचूर हो गया। पहले उसका बाप, अब उसकी ये लड़की। उसने आज मेरा सपना फिर से छीन लिया। अधिराज ने कहा, पापा मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सरकार उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, कैसे सब ठीक हो जाएगा? बताओ मुझे, कौन करेगा ठीक, बताओ। अधिराज मुस्कुरा दिया। सरकार ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम कुछ कर रहे हो अधिराज? अधिराज ने कहा, आप सरेआम दुश्मनी ले चुके हैं, इसलिए सबकी नज़र आप पर है, पर मैं आपसे अलग हूँ। मैंने उनसे दोस्ती कर ली है पापा, और उसी दोस्ती का सहारा लेकर मैं सब ठीक करूँगा। आर्या का मुझ पर भरोसा, वही मुझे आपके सब सपनों को हासिल करने में मदद करेगा। सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल मुझ पर गए हो। अधिराज मुस्कुरा दिया।
आर्या अपने ऑफिस में फाइल देख रही थी कि तभी उसने कुछ शोर सुना। उसने सिर्फ फाइल पर से उठाया ही था कि अभय सिम्हा अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे अदिति भी आ गई। आर्या ने अभय सिम्हा की तरफ हैरानी से देखा। अदिति ने कहा, आर्या? मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की मगर ये जबरदस्ती घुस गए। आर्या ने अभय सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, क्या कर रहे हो तुम? ये घर या पुलिस स्टेशन नहीं है तुम्हारा कि जब मर्जी घुस जाओ। मेडिकल हाउस और घर पर रेड मार कर मन नहीं भरा कि तुम यहाँ भी आ गए? अभय सिम्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो अभय सिम्हा ने एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्या ने वो पेपर लिया और पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद आर्या ने हैरानी होकर अभय सिम्हा की तरफ देखा। अभय सिम्हा ने कहा, तुम्हारे पार्टी ज्वाइन करने के बाद और राणा साहब पर हुए हमले को देखते हुए तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारे लिए एक ऑफिशियल सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारा ऑफिशियल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया है आज से। आर्या ने एक गहरी सांस ली। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।